हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 5 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एंड रेडार कम्युनिकेशन को समझेंगे। ठीक है, इसके साथ हम इस यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन था, कैसे ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना, सबने देखा है 1G 2G 3G 4G 5G सबने सुना होगा, है ना। अब इसको आंसर फॉर्म में हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे ये इवॉल्व हुआ, वो देख लेते हैं। सो मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन हैज इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक वॉइस कॉल्स टू हाई स्पीड इंटरनेट। जैसे हम सभी जानते हैं कि ये जो मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन है, ये टाइम के साथ इम्प्रूव होने लगा, है ना। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ वॉइस कॉल्स का हमें ऑप्शन था कि हम सिर्फ कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम हाई स्पीड इंटरनेट को भी यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, सबसे पहला तुम्हारा आया 1G जनरेशन, या जिसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, जो 1980s में आया था। ठीक है, तो तुम्हारा काम ये रहेगा, पहला तो जनरेशन याद रखो और दूसरा वो किस टाइम में आया है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जब 1G आया, इसमें से वॉइस कॉल्स थी, इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल का यूज होता था, और यहाँ पर जो कॉल की क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा पुअर थी, और सिक्योरिटी पर्पज से भी ये काफी ज्यादा अनरिलायबल था। ठीक है, सेकंड आया 2G या फिर सेकंड जनरेशन, जो कि 1990s में आया। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली तुम्हारी कॉल्स की फैसिलिटी तो थी ही, साथ ही साथ टेक्स्ट मैसेजिंग, जिसको हम SMS बोलते हैं, वो फैसिलिटी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी। और बेसिक इंटरनेट कैसे लाए, वो बेसिकली तुम्हारा GPRS या H के थ्रू यहाँ पर बेसिक इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी वो भी यहाँ पर मिलने लगी। 1G से 2G में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स का यूज होता था, ताकि जो कॉल कर रहे हैं वो और ज्यादा एफिशिएंटली हो पाए। ठीक है, ऑब्वियसली ये ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज से भी अच्छा था एज कंपेयर टू 1G। ठीक है, नेक्स्ट आया थर्ड जनरेशन, जिसको हम 3G बोलते हैं। तो ये 2000 में आया था, एंड इसमें फास्टर इंटरनेट और इसमें वीडियो कॉल की फैसिलिटी और मोबाइल ब्राउजिंग की भी थी। ठीक है, इसमें तुम्हारे एप्स थे, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, और यहाँ पर कॉल की क्वालिटी जो थी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन और ज्यादा इंप्रूव हुई, है ना। इवेंचुअली तुम्हारी जो कॉल की क्वालिटी होगी वो आगे आने वाली जनरेशन में इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आया 4G, जो मैक्सिमम लोग यूज कर चुके होंगे या करते होंगे, वो है 4G या फोर्थ जनरेशन, जो कि 2010 के बाद वाले फेज में आया। ठीक है, तो इसमें हाई स्पीड इंटरनेट हमें मिलता है फॉर HD वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग फैसिलिटी भी मिलती है। इसके साथ वीडियो कॉल एंड वॉइस क्वालिटी, तो इसमें बेसिकली वोल्टी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होती है। ठीक है, वॉइस और LTE को कंबाइन करके। इसके साथ इसमें ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे सबने सुना होगा नेटफ्लिक्स, जूम, यूट्यूब, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी चीजें भी तुम्हारी 4G जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है 5G, जो अभी कुछ लोगों के पास होगा। तो ये सुपर फास्ट इंटरनेट है। ठीक है, और इसमें बेसिकली 4G से 100x ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। इसमें डिले के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी सपोर्ट करता है, जिससे हम मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5th जनरेशन था। तो मुझे लगता है मुझे इससे ज्यादा आप लोग को एक्सप्लेन करना है, बस हर एक जनरेशन का नाम, साथ ही साथ वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था उस चीज को ध्यान में रखना, और कहां पर कॉल्स थी, कहां पर उसके क्या बेसिक फीचर्स थे, उस चीज को ध्यान में रखना। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी, ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर नॉर्मल से इसके नाम से समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन तो हमें पता है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो
यहाँ पर हमने देखा था कि हम यहाँ पर मीडियम यूज करते हैं। अब वो मीडियम या तो ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है ना, या कोएक्सियल केबल हो सकता है, या फिर मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर हम वायरलेस सोर्स की थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें तुम्हारा सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो गया, एयर। तो जब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं वायर्स के बिना, ऐसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, सो वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ sending information without using wire. Instead, it uses radio wave, microwave, infrared or satellite signals to transmit data from one device to another. तो डेटा को बेसिकली ट्रांसमिट करने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी वेव्स का यूज होता है, ताकि डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट हो पाए। इट यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ से हम क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपका बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो यूज होता है। ठीक है, अब कैसे ये वर्क करता है, तो यहां पर भी तुम्हारे वही 3 एलिमेंट होंगे, ट्रांसमीटर, प्रोपोगेशन मीडियम एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर मतलब जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो सेंड्स द इंफॉर्मेशन एज सिग्नल्स। प्रोपोगेशन मीडियम, अब सिंस ये वायरलेस है तो यहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात नहीं कर सकते, है ना। यहां पर हम किस चीज की बात करेंगे, स्पेस की, जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, जिसके थ्रू यहां पर सिग्नल जो है वो ट्रैवल करेगा। रिसीवर क्या होगा, जो कि सिग्नल यहां पर रिसीव करने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मेक अ फोन कॉल, योर वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स सेंड थ्रू रेडियो वेव्स एंड रिसीव बाय अदर्स पर्सन्स फोन। तो हमने हमेशा सबने ही फोन कॉल करी होगी, है ना। तो फोन कॉल में क्या होता है, आप जो भी यहां से बोल रहे हो, आपकी जो भी वॉइस है वो यहां पर सिग्नल में कन्वर्ट होके रेडियो वेव के थ्रू दूसरे पर्सन को रिसीव होती है। ठीक है, तो ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन क्या हो गया, अब इसमें देखो रेडियो वेव्स के थ्रू, है ना। रेडियो वेव्स में क्या हो सकता है कि ये एफएम रेडियो या एएम रेडियो में यूज होगा। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या हो गया, जो कि सैटेलाइट या टीवी एंड लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल में यूज होता है। आईआर मतलब जो टीवी रिमोट्स में यूज होगा। वाईफाई सबने सुना होगा, है ना, ये इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज होता है जब हमें कोई वायर या केबल की नीड ना हो। फिर ब्लूटूथ आ जाता है, जिसमें हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप सबके पास किसी ने यूज भी किया होगा, ईयरबड्स होते हैं, तो वो ब्लूटूथ बेस होते हैं कि आप अपने ईयरबड्स को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो भी तुम्हारा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि तुम्हारा जीपीएस एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक है, तो हमें ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान में रखो कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है और मेन इसका मीडियम क्या होता है। एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर वायर्स नहीं है, तो ये तो इसकी एडवांटेज है। रिमोट एरियाज में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, मोबिलिटी बहुत अच्छी है एंड फास्टर एंड स्केलेबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं, है ना। सिक्योरिटी रिस्क भी है। क्यों सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर हम सिंस एयर एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैकिंग के चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट आता है लिमिटेड रेंज कंपेयर टू वायर्ड कम्युनिकेशन। सो वायर्ड कम्युनिकेशन की रेंज जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू तुम्हारा वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। अच्छा, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक। तो यहाँ पर हम एक कम्युनिकेशन लिंक के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सो अ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक हेल्प्स सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट वायर। इट इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक श्योर द डेटा रीचेस द रिसीवर प्रॉपर्ली। देखो, मैंने तुम लोग को जो कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम बताया था, वायरलेस कम्युनिकेशन का भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, बस थोड़ी चीजें अलग होती हैं। वो क्या होती हैं, देखो, इन्फॉर्मेशन सोर्स तो वहां पर भी था, है ना। जैसे वहां पर क्या था, वहां पर तुम्हारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ था, यहाँ पर 2 ब्लॉक और आ जाते हैं। ये 2 ब्लॉक क्या होते हैं, सोर्स एनकोडर एंड चैनल एनकोडर। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूलेटर। तो जो ट्रांसमीटर के अंदर हमारा मॉड्यूलेशन हो रहा था, यहाँ पर हमने मॉड्यूलेटर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो एक और यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, अभी समझेंगे सब क्या क्या है, एक बार देख लो बस डायग्राम। फिर प्रोपोगेशन चैनल आएगा जो एयर या स्पेस। ठीक है, देन डाइवर्सिटी कंबाइनर, उससे ये सारे ब्लॉक्स अलग हैं, इक्वलाइजर का ब्लॉक अलग है, बाकी डी मॉड्यूलेटर तो है। ठीक है, मॉड्यूलेटर का उल्टा। और यहाँ पर चैनल कोडर का चैनल डिकोडर हो जाएगा, सोर्स एनकोडर का सोर्स
डिकोडर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सोर्स का इंफॉर्मेशन सिंक आप लिख सकते हो या फिर डेस्टिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर था वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक का। एक एक उसको समझ लेते हैं। सो ट्रांसमीटर साइड में हम सिग्नल को सेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन सोर्स। सो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेगा जो हमें सेंड करना है। ठीक है, सेकेंड आता है सोर्स इनकोडर। तो ये क्या करेगा? बेसिकली ये अननेसेसरी डेटा को रिड्यूस करेगा ताकि ये जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है ये फास्टर हो पाए, इजी हो पाए। ठीक है, थर्ड आता है चैनल कोडर। तो ये बेसिकली एरर करेक्शन में आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके मैसेज के अंदर कोई एरर ना हो जाए। ठीक है, उस एरर को यहाँ पर बेसिकली बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए यहाँ पर आपके मैसेज में एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। चैनल कोडर क्या करता है? एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो ऐड करता है। फोर्थ आता है मॉड्यूलेटर। सो मॉड्यूलेटर तो हमें पता है। अब मॉड्यूलेटर यहाँ पर क्या कर रहा है? मॉड्यूलेटर तुम्हारा इस डिजिटल डेटा को, याद रखना यहाँ पर डिजिटल डेटा की बात हो रही है। ठीक है, सो डिजिटल डेटा को क्या कर रहा है? एनालॉग सिग्नल में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है ताकि ये ट्रांसमिशन पर्पस के लिए सही से हो पाए। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? हम देख चुके हैं मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। तो ये मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन करेगा एक सिंगल सिग्नल में, और फिर क्या करेगा? और फिर उस सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर देगा थ्रू द प्रोपोगेशन चैनल। ठीक है, सो द सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द एयर, वाटर और अदर मीडियम्स। रिसीवर साइड पे क्या है? रिसीवर साइड पे हमारा डाइवर्सिटी कंबाइनर लगा है जो कि ये डिफरेंट वर्जन्स, जो सेम सिग्नल के अलग अलग वर्जन्स आए हैं इस प्रोपोगेशन मीडियम से, उसको कंबाइन करेगा। इक्वलाइजर, कोई भी डिस्टॉर्शन है तुम्हारे सिग्नल में तो उसको यहाँ पर फिक्स करता है। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर का उल्टा, एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। चैनल डिकोडर क्या करेगा? बेसिकली यहाँ पर वो एरर जो है उसको करेक्ट कर देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट जितनी भी हमने कोडिंग में डाली थी उनको हटा देगा। और सोर्स डिकोडर यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ मैसेज सिग्नल को यहाँ पर रिस्टोर करके इंफॉर्मेशन सिंक या डेस्टिनेशन पे हमें अपना फाइनल मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तुम्हारी डिजिटल जो भी यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक थी वो पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। सो मोबिलिटी है, यू कैन मूव अराउंड फ्रीली वाइल स्टेइंग कनेक्टेड। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वायर्स नहीं यूज है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम डिफरेंट प्लेसेस, इंडोर या आउटडोर हो, वहां यूज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, कैन हैंडल मोर और फ्यूअर यूजर एज नीडेड। एक्सेसिबल है इजिली, है ना, जहां पर केबल अवेलेबल नहीं है रिमोट एरियाज में, वहां पर हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं। इंटरफेरेंस, सिग्नल्स कैन बी डिस्टर्ब बाय अदर वायरलेस डिवाइस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए नीड प्रोटेक्शन लाइक इंक्रिप्शन टू कीप डेटा सेफ। सो सिक्योरिटी और इंटरफेरेंस के अगर हम एस्पेक्ट में देखें तो हाँ थोड़े से ड्रॉबैक हैं। ठीक है, कि सिंस यहाँ पर वायरलेस डिवाइस है तो ये आपस में यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं एक दूसरे को, और इसके साथ साथ सिंस ये एयर एज अ प्रोपोगेशन मीडियम यूज कर रहा है तो सिक्योरिटी की जो चांसेस हैं सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो ज्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं, जैसे हम डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, है ना। सो इंक्रिप्शन में हम इसको सेव कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, तो ये तुम्हारा वायरलेस कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट आता है सेलुलर कम्युनिकेशन। सो सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज पीपल टू टॉक, टेक्स्ट एंड यूज द इंटरनेट यूजिंग मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन ही होता है जो यहाँ पर हमें टॉक या टेक्स्ट या फिर इंटरनेट को यूज करने में हेल्प करता है। So it works by dividing a large area into smaller parts called cell, each with a tower or base station that sends and receives signal. तो इसमें क्या होता है कि जब आप आगे चल के मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इससे समझ में आएगा। हमें सिर्फ बेसिक पढ़नी है तो बस इतना जान लो कि इसके अंदर एक बड़े से एरिया को छोटे छोटे चंक्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। उन छोटे छोटे पार्ट या उन छोटे छोटे चंक्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सेल। ठीक है, और हर एक सेल के पास अपना एक टावर होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। इस टावर को हम क्या बोलते हैं? इस टावर को हम बोलते हैं बेस स्टेशन। ठीक है, तो इसको हमने बेस स्टेशन बोला जो कि यहाँ पर सिग्नल को सेंड या रिसीव करेगा। सो व्हेन यू मूव योर फोन स्विचेस फ्रॉम वन सेल टावर टू अनदर विदाउट लूजिंग द कनेक्शन। इसमें भी तुम्हारी वही सारी जनरेशन आ गई है ना। तो अगर आपको मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन पूछे या फिर सेलुलर कम्युनिकेशन की जनरेशन पूछे तो आपको यही लिखना है, लेकिन चांसेस बहुत ही रेयर हैं
जैसे मैंने बताया ये पोर्शन जो है ये सिलेबस में ये बेसिकली आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सिंस सिलेबस में है तो पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं, ठीक है। Cellular communication has improved over time, moving from first generation to fifth generation, and each new generation is faster, more reliable and support better features. तो अभी हमने देख ही लिया, फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग सिग्नल वॉइस कॉल्स होती थी, साउंड क्वालिटी थी। एग्जाम्पल इसका क्या है, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। तो इसको एग्जाम्पल को इसको ध्यान में रखना। फिर आता है सेकेंड जनरेशन, सो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में हम शिफ्ट हो गए, एसएमएस आ गया, एमएमएस आ गया। इंटरनेट की फैसिलिटी थोड़ी स्लो थी, इसका एग्जाम्पल जीएसएम है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये इसके एग्जाम्पल है, तो वहां सारी चीजें पढ़ लेना और इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखना। थर्ड जनरेशन क्या हो गया, फास्टर इंटरनेट हो गया, वीडियो कॉल्स एंड मोबाइल ऐप था। इसका एग्जाम्पल है यूएमटीएस, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आता है 4G। 4G हम सबको पता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो यहाँ पर LTE सर्विस यूज हुई है ना, वोल्टी या फिर LTE। तो वोल्टी मतलब वॉइस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या फिर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, WiMAX, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये फोर्थ जनरेशन का, इसको ध्यान में रखना। फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है 5G NR विच इज 5G न्यू रेडियो। तो इसमें हम मल्टीपल एंटीना के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर IoT टेक्नोलॉजी को हम इसके थ्रू इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी सारी जनरेशन्स थी। अब सेलुलर कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट रूल्स फॉर मोबाइल नेटवर्क इंश्योरिंग ऑल डिवाइसेस वर्क स्मूथली। जैसे GSM, थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे बस। सो GSM क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये 2G एंड 3G में कॉल के पर्पस के लिए यूज की जाती थी, कॉल है, मोबाइल डेटा है, SMS है, इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट आता है CDMA, इन सब के फुल फॉर्म को ध्यान में रखना। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि यहाँ पर 2G एंड 3G का एक और स्टैंडर्ड है जो कि US में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है LTE। सो LTE क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो कि 4G में यूज किया जाता है, ठीक है। 5G NR क्या हो गया, जो कि 5G में यूज किया जाता है। सो ईच न्यू जनरेशन ब्रिंग बेटर स्पीड, क्वालिटी एंड न्यू फीचर। तो ये तुम्हारा यहाँ पर स्टैंडर्ड था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वेयर सिग्नल्स आर सेंट फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन टू अ सैटेलाइट अपलिंक processed by the satellite and then transmitted back to the another ground station downlink। अभी के लिए बस इतना समझो, कि इसका डायग्राम समझेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन का एक टाइप है। मतलब यहाँ पर वायर के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं होना है, ठीक है। अब इट इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विस के लिए, नेविगेशन, GPS के लिए, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर पोजिशनिंग। उसके बाद मिलिट्री एप्लीकेशन, इन सब चीजों में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसका ये डायग्राम पहले समझ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सिंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन मैंने बताया था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। कि बेसिकली एक सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर को शो कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखो अपलिंक सिग्नल है, आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। एक अपलिंक सिग्नल था, उसको हमने फिल्टर से भेजा, फिर एम्पलीफायर से भेज के हमने मिक्सर सर्किट लगाया हुआ है। मिक्सर मतलब मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर के अंदर लोकल ऑसिलेटर जा रहा है, ये एम्पलीफायर का इनपुट जा रहा है, फिर ये एक और एम्पलीफायर पे गया और यहाँ पर एक ट्रांसपॉन्डर सर्किट लगा हुआ है। ट्रांसपॉन्डर में इनपुट साइड पे मल्टीप्लेक्सर है, आउटपुट साइड पे मल्टीप्लेक्सर है, और बीच में दोनों के एम्पलीफायर है, एंड देन हमें आउटपुट पे डाउनलिंक सिग्नल मिला है। तो इसको ज्यादा ध्यान में मत रखना, थोड़ा सा इसको समझ लेना। अपलिंक सिग्नल क्या है, जो कि वो ग्राउंड स्टेशन जो कि सैटेलाइट को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। उसके बाद सिग्नल तुम्हारा एम्पलीफायर पे जाएगा, देन मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर पे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एम्पलीफिकेशन होगा, देन ट्रांसपॉन्डर के साइड पे, इनपुट साइड पे एक मल्टीप्लेक्सर है, एम्पलीफायर है, देन आउटपुट साइड पे है, देन हमें अपना डाउनलिंक जो सिग्नल है वो मिल जाएगा। अब पहले अपलिंक और डाउनलिंक समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने बताया क्या होगा, यहाँ में देखा ना अपलिंक सिग्नल क्या है, एक ग्राउंड स्टेशन, तो ये ग्राउंड स्टेशन है जो क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है ना,
तो यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो अपलिंक है, ये जो ग्राउंड स्टेशन है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर डेटा भेजेगा। ठीक है, इसने डेटा भेजा किसको, सैटेलाइट को। अब क्या होगा, सैटेलाइट ने डेटा को प्रोसेस किया, जो भी प्रोसेसिंग थी वो सारी चीजें करी, और फिर इस सैटेलाइट ने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया किसको, डाउनलिंक, इस वाले ग्राउंड स्टेशन को। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ मिल गई। आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि सिंस ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये अपलिंक हो गया, फिर सैटेलाइट से नीचे आ रहा तो ये डाउनलिंक हो गया। सो ये फिगर हमें बताती है कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अपलिंक क्या है, अ ग्राउंड स्टेशन सेंड डेटा टू द सैटेलाइट इट प्रोसेसेस एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल, एंड डाउनलिंक अनदर ग्राउंड स्टेशन रिसीव्स द डेटा। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जीपीएस एंड इंटरनेट में यूज होता है। ठीक है, ज्यादा मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में नहीं समझाया, जितना आपको लिए जरूरी था उतना ही बताया है। नेक्स्ट आता है रेडार कम्युनिकेशन। सो रेडार कम्युनिकेशन क्या है, रेडार कम्युनिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी जो कि रेडियो वेव्स का यूज करती है। ठीक है, क्यों यूज करती है, रेडियो वेव्स का यूज करती है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कर सके, उसके डिस्टेंस को मेजर कर सके, उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर सके। तो हमेशा ध्यान में रखना, रेडार कम्युनिकेशन रेडियो वेव का यूज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। रेडार सिस्टम बेसिकली रेडियो सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसमिट करता है। अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम कैसे यहाँ पर एस्टिमेट करोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये क्या करता है, रेडार सिस्टम, मान लो यहाँ पर कोई एक रेडार सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा रेडार सिस्टम है, तो रेडार सिस्टम क्या करेगा, रेडियो सिग्नल यहाँ पर भेजेगा। ठीक है, अगर तो वो रेडियो सिग्नल इस बेसिकली ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो रेडियो सिग्नल इस पे जाकर बाउंस बैक करेगा, इको होगा। ठीक है, अगर ये वापस आ जाता है तो रेडार को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं होगा तो वापस नहीं आएगा। तो बस एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को ये रेडार सिस्टम यूज करता है। दिस हेल्प्स इन एप्लीकेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मिलिट्री सर्वेलेंस एंड स्पीड डिटेक्शन। अब इसका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके हायर लेवल का ही है लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया है। देखो यहाँ पर रेडार सिस्टम की वर्किंग बताई गई है, ये पूरा इसका डायग्राम है। अगर हम ट्रांसमिशन सेक्शन इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक वेवफॉर्म जनरेटर है। ठीक है, ये वाला जो क्या करेगा, जो यहाँ पर सिग्नल को जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या होगा, इसने जो भी सिग्नल यहाँ पर जनरेट किया है उसको एम्पलीफाई करने का काम पावर एम्पलीफायर का होगा। नेक्स्ट आता है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का काम क्या होगा, इस सिग्नल को एंटीना पे भेज देना। ठीक है, अब अगर हम इसकी रिसीविंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इको सिग्नल्स आर रिसीव्ड एंड एम्पलीफाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी इको सिग्नल होंगे, है ना, अभी मैंने बताया कि जो सिग्नल है वो इको होगा, तो वो सारे सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होंगे। मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर जो है वो क्या करेगा, वो इस पे बेसिकली अपनी प्रोसेसिंग करेगा। देन तुम्हारा एम्पलीफायर और ये यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड डिटेक्शन है, थ्रेशोल्ड डिसीजन है, इसके बेसिस पे यहाँ पर डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये वेदर फॉरकास्टिंग, डिफेंस और सर्वेलेंस में रेडार सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन हाँ जो एएम वाला कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना और सैटेलाइट और रेडार का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले। हमारे अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो रेडार में हमें यही समझना है। अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, अब देखो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बताया कि जो तुम्हारे एएम के न्यूमेरिकल थे वही सारे न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, एक दो न्यूमेरिकल अगर कर लोगे अच्छे से तो सारे आधे तो तुम्हें वैसे ही हो जाएंगे। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन एएम ट्रांसमीटर रेडिएट्स 9 किलोवाट विद द कैरियर अनमॉड्यूलेटेड एंड 10.125 किलोवाट व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। ठीक है, इफ अनदर साइन वेव इज साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 डिटरमाइन द टोटल रेडिएटेड पावर। अच्छा,
सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ सर्टेन, देखो यहां से तो हम समझ रहे हैं सर्टेन एएम ट्रांसमीटर रेडिएट 9 किलोवाट। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। देखो पहला तरीका जो सबसे आसान तरीका है वो मैं तुम लोग को ये बता दूं, हमेशा ध्यान में रखना हमारे पास तो दो ही पावर है ना, एक तो पीटी है मतलब टोटल पावर और एक है पीसी मतलब कैरियर पावर। तो हमेशा ध्यान में रखना जो टोटल पावर होती है उसकी वैल्यू कैरियर पावर से ज्यादा होती है ना, नॉर्मल सी बात है। वही चीज तुम अगर इसको ना भी समझते तुम ऐसे बता सकते थे कि ये पीटी है सिंस ये 10 दिया हुआ है और ये पीसी है ये 9 दिया हुआ है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो अब उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहां से आप पढ़ सकते हो, जब कैरियर अनमॉड्यूलेटेड था तो ऑब्वियसली ये कैरियर पावर होगी, और जब हमने कैरियर को मॉड्यूलेट कर दिया मतलब हमें मॉड्यूलेशन के बाद जो आउटपुट मिला है तो नॉर्मल सी बात है वो टोटल पावर होगी। ठीक है, लेकिन पहला वाला तरीका ज्यादा इजी है जिसमें आप देख लो कि टोटल पावर हमेशा कैरियर पावर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम पीटीपीसी समझ गए। अच्छा, हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि इसको 5-6 स्टार्स लगा के रखना। देखो ये फॉर्मूला अभी यूज हो गया, पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 + m²/2। कुछ नहीं करना है, पीटी की वैल्यू रखनी है, पीसी की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है ना। सॉल्व तो कर ही लोगे, आसान है। इस 9 को नीचे भेज देना डिवीजन में, सॉल्व करोगे देन 1 को माइनस में भेज देना, 2 को मल्टीप्लाई कर देना, m² की वैल्यू मिलेगी 0.25। अंडर रूट लोगे तो m की वैल्यू मिलेगी 0.5। हमेशा ध्यान में रखना m की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए m की कोई यूनिट मत लगाना। ठीक है, अब दूसरा केस, इफ अनदर साइन वेव, मतलब ये जो तुम्हारी वेव थी वो तो है, अगर एक दूसरी साइन वेव हमने साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करवा सकते हैं ना, मल्टीप्लेक्सिंग तो पॉसिबल है। ठीक है, जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 था। अब इस केस में हमें टोटल पावर निकालनी है, मतलब अब हमें इस पावर से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड केस हमें क्या दिया है कि अगर हमने एक साइन वेव भी ट्रांसमिट करवा दी जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 है तो हमें पीटी निकाल के दो। अच्छा, पीसी तो वही होगा लेकिन यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना, अगर हम दो वेव की मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें तो रिजल्टेंट या टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये mt इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू √of m1² + m2²। ठीक है, m1 क्या हो गया, ये वाला 0.5, इसको रखा 0.4 को रखा जो गिवन है, हमें mt मिल गया। अब इस mt को तुम यहां रखोगे। ठीक है, गलती मत करना, सिर्फ साइन वेव का मत रखना। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि पहली वेव तो है, दूसरी वेव भी हमने भेजी है, तो यहां पर हम किसी एक वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं रखेंगे, दोनों का रिजल्टेंट या टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स रखेंगे। यहां से हमें अपनी टोटल पावर मिल जाएगी। एक चीज और, पावर में हमेशा जो यूनिट होगी किलोवाट होगी या वॉट होगी वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन पावर की यूनिट होती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, सो आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, आसान है। दूसरा देखो क्या है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग व्हेन वन साइड बैंड एंड कैरियर इज सप्रेस्ड। कौन सा यहाँ पर इसका वो है, एक साइड बैंड सप्रेस कर दिया गया है, कैरियर सप्रेस कर दिया गया, तो ये एसएसबी का एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन सिंस पे न्यूमेरिकल है तो देख लेते हैं। विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है m इज इक्वल टू 1, है ना, बाकी तो हमें कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, मैंने आप लोग को टोटल पावर बताई थी। टोटल पावर मैंने आप लोग को क्या बताई थी कि टोटल पावर होगी कैरियर पावर और दोनों साइड बैंड की पावर, है ना, ये तो बताया था। ठीक है, कैरियर पावर क्या हो जाएगी, पीसी। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला एक तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो साइड बैंड होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना, वो सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। दूसरा था कि साइड बैंड में पावर कितनी होगी, तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है पेपर में कि आप यहाँ पर पावर बताओ किसी भी एक साइड बैंड का। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PC m²/4, एक साइड बैंड का, मतलब अगर मैं अपर साइड बैंड की बात करूं तो उसकी पावर का फॉर्मूला होगा PC m²/4 और LSB का भी सेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कैरियर पावर में अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड की पावर को ऐड कर दिया, तब हमें टोटल पावर मिल गई। ठीक है, m की वैल्यू सिंस 1 है, रख दोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1.5 PC। अच्छा, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि
हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने कैरियर हटा दिया है ना। वन साइड बैंड एंड कैरियर इज सप्रेस, मतलब हमने एक साइड बैंड, अब तुम कुछ भी मान लो, LSB मान लो, USB मान लो, अगर LSB हटा रहे हो तो USB रखना, USB हटा रहे हो तो LSB रखना, ठीक है। मतलब अपनी टोटल पावर में से मुझे कैरियर हटा देना है और क्या करना है, और एक साइड बैंड हटा देना है, तो मुझे एक साइड बैंड बचा, वो साइड बैंड मैंने यहाँ लिख दिया, M की वैल्यू रखी, क्या मिल गया, PC/4। अच्छा, कितनी पावर हमने यहाँ पर बचा ली है, कितनी पावर बचा ली है, एक कैरियर की पावर, एक साइड बैंड की पावर, तो एक कैरियर की पावर, एक साइड बैंड की पावर, दोनों को ऐड कर दिया, इतनी पावर हमने बचा ली है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, परसेंटेज पावर सेविंग। परसेंटेज पावर सेविंग मतलब जितनी पावर हमने सेव करी है डिवाइडेड बाय तुम्हारी टोटल पावर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारी परसेंटेज पावर, जो कि होगी 83.33%। तो ये तुम्हारा सिंगल साइड बैंड का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से बता दूं, टोटल पावर क्या होती है, दोनों साइड बैंड की पावर प्लस कैरियर पावर। अब सिंस यहाँ पर एक साइड बैंड एक कैरियर हट गया है तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, एक साइड बैंड की पावर, कितनी पावर हमने सेव करी, कैरियर पावर प्लस एक साइड बैंड की पावर, सॉल्व किया, परसेंटेज पावर सेविंग हमें मिल गई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था इसलिए मैंने यहाँ पर करवा दिया। नेक्स्ट आता है साइनसॉइडल कैरियर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें कैरियर की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड एम्पलीट्यूड, तो उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज प्रोवाइडिंग 50% मॉड्यूलेशन। 50% मॉड्यूलेशन जब भी ऐसे दिया हो समझ लेना ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है। कैसे निकालोगे यहाँ पर 50/100 करके। हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड निकालना है USB एंड LSB का। देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने एम्पलीट्यूड बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दी, यहीं पर यूज हो गया। तो M देखो मैंने यहाँ पर क्या होगा, M मैंने भी बताया, 50 को क्या करोगे तुम 100 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है, डिवाइड कर दोगे यहाँ से 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सो M की वैल्यू देखो, मैंने जब पढ़ाया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स तब भी बताया था, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था VA/VC, ठीक है। VA क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड है और ये तुम्हारा VC है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100/VC। अब हमें VC यहाँ पर पता नहीं है तो VC हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब साइनसॉइडल कैरियर हमें 1 मेगाहर्ट्ज से रखा है ना, एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पर हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना VC निकाल लिया, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें VC पता चल गया, मतलब हमें कैरियर का यहाँ पर एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब एम्पलीट्यूड ऑफ USB एंड LSB क्या हो जाएगा, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, फॉर्मूला हमें पता है, MVC/2 रख देंगे, हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। फ्रीक्वेंसी भी मैं बता चुकी हूँ, LSB की फ्रीक्वेंसी क्या थी, जो हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का डायग्राम बनाया था ना, कुछ ऐसा करके, उसमें भी हमने पढ़ा था। तो LSB की हो जाएगी FC-FM, USB की हो जाएगी FC+FM। वैल्यूज रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसको ध्यान में रखना एक चीज, फ्रीक्वेंसी की पहले तो यूनिट हर्ट्स होती है ना, यहाँ पे किलो हर्ट्स होती है। दूसरी चीज, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि FC क्या है, FM क्या है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना, FC की वैल्यू हमेशा FM से ज्यादा होगी, ठीक है। ये तुम्हारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल था। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन है बहुत आसान, हो सकता है कुछ लोग छोड़ दें पेपर में देख के, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमें दिया हुआ है यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर, मतलब ये जो इक्वेशन है ये मैसेज सिग्नल की है, ये इक्वेशन जो है ये कैरियर की है, ठीक है। हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले तो इसको समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये चीज। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये तुम्हारा 5.9 का सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अब ये है, ये हमें अपना मैसेज सिग्नल की वो इक्वेशन दे रखी है, ये हमें अपनी कैरियर की इक्वेशन दी है। तो हमेशा ध्यान में रखना इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में होती है, AM sin ωmt, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ है, इक्वेशन तुम्हारी AM sin ωmt के फॉर्म में होती है। कंपेयर कर लो, AM की जगह क्या है 10 है, ωmt की जगह क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा। अब देखो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πfm, है ना। तो यहाँ पे तुमने 2πfm लिखा और 6π × 400 लिख दिया। जब 2πfm की वैल्यू निकालोगे तो 2π डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो तुम्हें fm मिल जाएगा। सेम चीज तुम्हें कैरियर में करनी है।
बस इस क्वेश्चन में इतनी ही चीज अलग थी, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। अब हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत आसान है, AM by AC। हमें AM पता है, हमें AC पता है, हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकाल सकते हैं, है ना, आसान है। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड निकाल सकते हैं, ये भी हमें पता है, MAC by 2 वैल्यू रख देंगे। टोटल पावर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PT इज इक्वल टू PC 1 + m² by 2, लेकिन हमें क्वेश्चन में PC नहीं दिया है, तो मैंने आप लोगों को PC का भी फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या था PC का फॉर्मूला, AC² by 2R। AC² AC की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लोगे, PT मिल जाएगा। बैंडविड्थ भी मैंने बताई है, बैंडविड्थ क्या होती है, 2FM। FM हमें दिया है, उसका ट्वाइस कर दोगे, बैंडविड्थ मिल जाएगी। एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला बताया, देखो मैंने जितने फॉर्मूले बताए थे ना, देखो सब पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके सारे फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना। साइड बैंड की पावर कितनी होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टोटल पावर का फॉर्मूला, बैंडविड्थ का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, m² / 2 + m² मल्टीप्लाई बाय 100। m की वैल्यू रख दोगे, तुम्हें एफिशिएंसी मिल जाएगी। ध्यान में रखना, एफिशिएंसी में परसेंटेज का साइन जरूर लगाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस ये चीज अलग थी, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए। देखो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन। सो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन तुम यहाँ पर लिख दोगे, इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल भी इंक्लूड कर दिया गया है। द एंटीना करंट ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर व्हेन ओनली द कैरियर इज सेंट, बट इट इंक्रीजेस टू 8.93 व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ सिंगल साइन वेव। फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन एंड डिटरमाइन द एंटीना करंट। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मॉड्यूलेशन का परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर जैसे हमने टोटल पावर का फॉर्मूला देखा, वैसे ही तुम्हारा टोटल करंट का एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना। कुछ नहीं होता है, जैसे वहां पर क्या था, PT इज इक्वल टू PC 1 + m² by 2, है ना। यहाँ पर हो जाएगा IT इज इक्वल टू IC, बस एक अंडर रूट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। IT हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो टोटल पावर हमें, सॉरी टोटल करंट यहाँ पर IT हमें दिया हुआ है 8.93, वो रख दिया। IC दिया हुआ है 8, वो रख दिया। यहाँ से हमें M की इजीली वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमें क्या करना है, फिर दिया हुआ है कि हमें एंटीना करंट निकालना है जब मॉड्यूलेशन 0.8 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें M निकालना था, यहाँ पर हमें M दिया हुआ है, यहाँ पर हमें IT निकालना, तो हम एंटीना करंट निकाल लेंगे जब हमें M 0.8 दिया होगा। सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस M की जगह 0.8 हो जाएगा। IC तुम्हारा वही रहेगा जो पहले था, जिसका मतलब है 8, ठीक है। तुम IC रख सकते हो, उसको सॉल्व कर लेना, तुम्हें एंटीना करंट मिल जाएगा जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, 0.8 होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। मैंने आप लोग को हर टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए हैं। इसके बाहर अभी इस यूनिट में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला। हमने हर टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ देख लिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।